नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डेली करंट अफेयर्स। तो चलिए देखते हैं 4 तारीख नवंबर 2025 में क्या-क्या मुख्य खबरें हैं, उन पर एक नज़र डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। केन विलियमसन ने हाल ही में क्रिकेट के किस प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है? टेस्ट क्रिकेट, या बी एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय, या सी टी20 अंतर्राष्ट्रीय, या डी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। ये रहा आपके सामने इसका उत्तर, ऑप्शन सी टी20 अंतर्राष्ट्रीय। न्यूजीलैंड के प्रसिद्ध बल्लेबाज और पूर्व कप्तान केन विलियमसन ने टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से तत्काल प्रभाव से संन्यास की घोषणा की है। यह निर्णय वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी 5 मैचों की घरेलू श्रृंखला से कुछ दिन पहले लिया है। उनका यह फैसला 14 साल लंबे टी20 अंतर्राष्ट्रीय करियर के अंत को दर्शाता है, जिसकी शुरुआत उन्होंने साल 2011 में की थी। विलियमसन ने अपने शानदार प्रदर्शन और शांत नेतृत्व के जरिए न्यूजीलैंड क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1869, ऑप्शन सी 1875 या ऑप्शन डी 1885। चलिए इसका उत्तर देखते हैं अब। ऑप्शन सी 1875। साल 2025 में भारत ने आर्य समाज की 150वीं वर्षगांठ मनाई। एक शक्तिशाली सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आर्य समाज ने भारत के धार्मिक, सामाजिक और शैक्षणिक ढांचे को पुनर्गठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अब। मरीन फिशरीज जनगणना 2025 का नारा क्या है? ऑप्शन ए ब्लू ओशन ब्राइट फ्यूचर, ऑप्शन बी स्मार्ट जनगणना और स्मार्ट मत्स्य पालन, ऑप्शन सी क्लीन सीज ग्रीन ग्रोथ, या ऑप्शन डी डिजिटल ओशन डिजिटल इंडिया। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। ऑप्शन बी स्मार्ट जनगणना और स्मार्ट मत्स्य पालन। भारत ने अपनी समुद्र डेटा संरचना को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। 1 नवंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने कोच्चि में मरीन फिशरीज जनगणना 2025 की शुरुआत की। यह जनगणना अब पूरी तरह डिजिटल माध्यम से संचालित की जा रही है। इसमें रियल टाइम डेटा संग्रह, जियो रिफ्रेशिंग और ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इसका नारा स्मार्ट जनगणना और स्मार्ट मत्स्य पालन है। यह भारत की 5वीं मरीन फिशरीज जनगणना है और पहली बार इसे पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जा रहा है। इसका उद्देश्य तटीय समुदायों की आजीविका और संसाधनों की बेहतर योजना बनाना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अब। आधार विजन 2032 की शुरुआत किस संस्था ने की है? पहला ए नीति आयोग, या बी इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन सी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, या ऑप्शन डी डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन। चलिए अब देखते हैं इसका उत्तर। ऑप्शन सी पहचान प्राधिकरण, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
भारत की डिजिटल पहचान प्रणाली को भविष्य के लिए और अधिक सुरक्षित और उन्नत बनाने के उद्देश्य से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार विजन 2032 की शुरुआत की। यह एक परिवर्तनकारी रोड मैप है जिसका लक्ष्य आधार प्रणाली को और अधिक सुरक्षित, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट तथा वैश्विक स्तर पर अनुरूप बनाना है। इस पहल के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग और नेक्स्ट जनरेशन एन्क्रिप्शन तकनीक को आधार प्रणाली में एकीकृत किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नवंबर 2025 में खबारोवस्क नामक परमाणु संचालित पनडुब्बी किस देश ने लॉन्च की? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी उत्तर कोरिया। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं अब। ऑप्शन सी रूस 1-2 नवंबर 2025 को सेम मास शिपयार्ड सेवेरोविंग्स ने से परमाणु संचालित पनडुब्बियां खबारोवस्क को लॉन्च किया। अधिकारियों ने इस नई श्रेणी की पनडुब्बियों को उन्नत जल आधारित हथियार और रोबोटिक प्रणालियों के वाहक के रूप में वर्णित किया। रूसी मीडिया और रक्षा सूत्रों के अनुसार खबारोवस्क श्रेणी की पनडुब्बियां विशेष रूप से पोसिडन नामक परमाणु संचालित मानव रहित जलमग्न वाहन को लेकर जाने के लिए बनाई गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2025 में नए रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए अनिल कुमार, ऑप्शन बी विश्वजीत सहाय, ऑप्शन सी मनोज तिवारी या ऑप्शन डी राजीव गौबा। इसका उत्तर है विश्वजीत सहाय। भारतीय रक्षा लेखा सेवा के वरिष्ठ अधिकारी श्री विश्वजीत सहाय ने नए रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार संभाला। उनके पास सार्वजनिक प्रशासन और रक्षा वित्त के क्षेत्र में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है। यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई जब भारत की रक्षा क्षेत्र से तेजी से आधुनिकीकरण और वित्तीय विस्तार की दिशा में अग्रसर है। CGDA का पद रक्षा मंत्रालय में वित्तीय निरीक्षण, ऑडिट और लेखा प्रबंधन से संबंधित प्रमुख पदों में से एक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना के 40वें चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो इसका ऑप्शन है उप एडमिरल किरण देशमुख, उप एडमिरल बी शिव कुमार, उप एडमिरल SN घोरमड़े या ऑप्शन डी उप एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह। चलिए इसका उत्तर देखते हैं अब। इसका उत्तर है उप एडमिरल बी शिव कुमार। उप एडमिरल बी शिव कुमार AVSM VSM ने भारतीय नौसेना के 40वें चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में पद ग्रहण संभाला। उन्होंने उप एडमिरल किरण देशमुख का स्थान लिया। उप एडमिरल शिव कुमार अपने उत्कृष्ट तकनीकी ज्ञान, नेतृत्व कौशल और नौसैनिक इंजीनियरिंग तथा जहाज अधिग्रहण में व्यापक अनुभव के लिए प्रसिद्ध हैं। यह नियुक्ति भारतीय नौसेना की तकनीकी और आधुनिकीकरण क्षमताओं को और सशक्त बनाने में अधिक महत्वपूर्ण कदम है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2025 एशियाई युवा खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? ऑप्शन ए दोहा कतर, ऑप्शन बी नई दिल्ली भारत, ऑप्शन सी मनामा बहरीन या ऑप्शन डी जकार्ता इंडोनेशिया। इसको उत्तर देखते हैं आप। मनामा बहरीन। भारत ने बहरीन की राजधानी मनामा में आयोजित 2025 एशियाई युवा खेलों में अपने खेल इतिहास का स्वर्णिम अध्याय लिखा।
भारतीय दल ने कुल 48 पदक, जिसमें से 13 स्वर्ण, 18 रजत और 17 कांस्य जीतकर अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इस शानदार प्रदर्शन के साथ भारत ने 2026 युवा ओलंपिक डकार सेनेगल के लिए कई क्वालिफिकेशन स्लॉट भी हासिल किए। कुल 222 एथलीटों, जिनमें से 119 महिलाएं और 103 पुरुष की भारतीय टीम ने कबड्डी, मुक्केबाजी, बीच रेसलिंग, एथलेटिक्स, वेटलिफ्टिंग और अन्य खेलों में शानदार प्रदर्शन कर भारत की युवा शक्ति का परिचय दिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, ये रहा यहाँ पे। भारतीय स्टेट बैंक ने स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट के रूप में अपना पहला स्वर्ण व्यापार किस एक्सचेंज पर किया? ऑप्शन ए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन बी नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज, ऑप्शन सी इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, ऑप्शन डी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। इसका उत्तर देखते हैं क्या हो सकता है। ऑप्शन सी इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। तो इसके बाद जान लेते हैं थोड़ा सा। भारत के स्वर्ण आयात तंत्र को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय स्टेट बैंक ने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज पर स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट (एससीसी) के रूप में अपना पहला स्वर्ण व्यापार गोल्ड ट्रेड किया। यह घोषणा 1 नवंबर 2025 की गई। इस कदम से भारत में सोने के आयात और व्यापार के तरीकों में बड़ा परिवर्तन आने की उम्मीद है, जिससे एमएसएमई ज्वेलर्स को बेहतर मूल्य निर्धारण और आसान पहुंच का लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 2025 आईसीसी महिला विश्व कप में भारत की कप्तान कौन थी? ऑप्शन ए स्मृति मंधाना, ऑप्शन बी हरमनप्रीत कौर, या ऑप्शन सी सैफाली वर्मा, या ऑप्शन डी मिताली राज। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। हरमनप्रीत कौर। भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक ऐतिहासिक पल दर्ज हुआ है जब भारतीय क्रिकेट महिला टीम, जिसकी कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 2025 आईसीसी महिला विश्व कप का खिताब जीत लिया। फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को एक रोमांचक मुकाबले में हराकर उपलब्धि हासिल की। यह जीत 2005 और 2017 की नजदीकी हारों के बाद आई है और भारतीय महिला क्रिकेट के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय बन गई है। इसमें से कुल राशि जो सबको मिलेगी, उनमें से आईसीसी ने विश्व कप जीतने पर ये 4.48 मिलियंस, जो लगभग भारतीय रुपीस में 40 करोड़ के करीब होता है, और बीसीसीआई द्वारा जो उनको बोनस दिया जाएगा वो 51 करोड़, जो खिलाड़ियों के लिए, कोचों के लिए और सपोर्ट स्टाफ के लिए होगा, और कुल मिलाकर ये जो पैसा होता है वो 91 करोड़ रुपए हो जाता है। अब इस आगे बढ़ते हैं। इसके बाद विश्व जेलीफिश कब मनाया जाता है? विश्व जेलीफिश हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 नवंबर, ऑप्शन 2 नवंबर, ऑप्शन सी 3 नवंबर, या ऑप्शन डी 5 नवंबर। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। ऑप्शन सी 1 नवंबर। विश्व जेली फिश दिवस हर साल 3 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस पृथ्वी के सबसे प्राचीन और रहस्यमय समुद्री जीवों में से एक जेलीफिश को समर्पित है। जेलीफिश लगभग 50 करोड़ वर्षों से महासागरों में तैयार है, यानी यह डायनासोरों से भी पुरानी प्रजाति है। हालांकि कई लोग इनके डंक से डरते हैं, लेकिन जेलीफिश समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और अपनी अनोखी जैविक संरचना और तथा अद्भुत सहनशीलता के कारण वैज्ञानिकों के लिए आज भी अध्ययन का विषय बनी हुई है।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था 2025 में? प्रगति मैदान नई दिल्ली में, ये ऑप्शन बी। भारत मंडप नई दिल्ली, या ऑप्शन सी विज्ञान भवन नई दिल्ली, या ऑप्शन डी हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र। इसका उत्तर देखते हैं क्या हो सकता है। इसका उत्तर है भारत मंडपम नई दिल्ली। भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन, जो विश्व का सबसे बड़ा मंच है जो पूरी तरह चावल उद्योग को समर्पित है, का आयोजन 31 से 31 अक्टूबर 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया था। यह 2 दिवसीय सम्मेलन केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में की गई हुआ है। इसमें 80 से अधिक देशों की हितधारकों जैसे निर्यातक, आयातक, नीति निर्माता और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ ने भाग लिया और भारत के चावल व्यापार और कृषि नवाचार के भविष्य पर चर्चा की। अगला प्रश्न देखते हैं। अक्टूबर 2025 में पंचायती राज मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से कौन सी पहल शुरू की? ऑप्शन ए मॉडल डिजिटल ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी मॉडल यूथ ग्राम सभा, ऑप्शन सी यंग इंडिया मिशन, या ऑप्शन डी ग्राम उदय योजना। इसका उत्तर देखते हैं। मॉडल यूथ ग्राम सभा अक्टूबर 2025 में पंचायती राज मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से मॉडल ग्राम यूथ सभा की पहल की शुरुआत नई दिल्ली में की। इस अवसर पर MYGS पोर्टल और टीचिंग ट्रेनिंग मॉड्यूल भी लॉन्च किए गए, जिससे इस पहल के देशव्यापी कार्यान्वयन को समर्थन मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2025 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने अपना 73वां स्थापना दिवस किस स्थल पर मनाया? ऑप्शन ए विज्ञान भवन नई दिल्ली, ऑप्शन डी भारत मंडपम नई दिल्ली, ऑप्शन सी प्रगति मैदान नई दिल्ली, या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली। इसका उत्तर देखते हैं। भारत मंडपम नई दिल्ली 1 नवंबर 2025 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जो कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ने अपना 73वां स्थापना दिवस नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में मनाया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर भविष्य निधि पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनका उद्देश्य सेवा में उत्कृष्टता और प्रदर्शन को सम्मानित करना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सोहरा चेरापूंजी पर्यटन सीक्रेट के एकीकृत विकास की आधारशिला किस योजना के तहत रखी गई थी? ऑप्शन ए प्रसाद योजना, ऑप्शन बी स्वदेश दर्शन G2.0 योजना, ऑप्शन सी PM गति शक्ति योजना, ऑप्शन डी PM डिवाइन योजना। इसका उत्तर देखते हैं क्या हो सकता है। PM डिवाइन योजना 1 नवंबर 2025 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य माधव राव सिंधिया, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय और संचार मंत्रालय के प्रभारी हैं, ने मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा के साथ मिलकर सोहरा चेरापूंजी पर्यटन सीक्रेट के एकीकृत विकास परियोजना की शिलान्यास किया। यह योजना भारत प्रधानमंत्री के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास की पहल योजना के तहत वित्त पोषित है। इसका उद्देश्य सोहरा के सतत और समुदाय आधारित पर्यटन का मॉडल बनाना है। अगला प्रश्न देखते हैं। नवंबर 2025 में हैदराबाद में वेब्स
विश्व ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट समिट एनिमेशन बाजार और इंडिया जॉ के 8वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए अनुराग ठाकुर, ऑप्शन बी अरूप चंद्र, ऑप्शन सी संजय जाजू, या ऑप्शन सी अश्वनी वैष्णव। उत्तर देखते हैं इसका। संजय जाजू 1 नवंबर 2025 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने एनिमेटेड बाजार और इंडिया जॉय के 8वें संस्करण का उद्घाटन हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर हिट्स हैदराबाद तेलंगाना में किया। इस अवसर पर उन्होंने भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसका नाम है IICT, की स्थापना हैदराबाद में करने की घोषणा की। इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज। इस पहल का उद्देश्य भारत के एनिमेशन, गेमिंग और मीडिया क्षेत्र की प्रतिभाओं को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय सेना ने सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज के सहयोग से यंग लीडर्स फोरम वीर युवा का आयोजन कब और कहां किया? 31 अक्टूबर 2025 पुणे में, ये ऑप्शन बी 31 अक्टूबर 2025 नई दिल्ली में, ऑप्शन सी 1 नवंबर 2025 हैदराबाद में, या ऑप्शन डी 2 नवंबर 2025 बेंगलुरु में। इसका उत्तर देखते हैं। 31 अक्टूबर 2025 नई दिल्ली में। 31 अक्टूबर 2025 को भारतीय सेना ने सेंट्रल फॉर इंडिया वॉरफेयर स्टडीज में सहयोग से यंग लेडीज फोरम वीर युवा का आयोजन मने कोर्स सेंटर नई दिल्ली में किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर युवाओं को राष्ट्र निर्माण में भागीदारी के लिए प्रेरित करना था। यह फोरम चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 के तीसरे संस्करण की भूमिका के रूप में आयोजित किया गया, जो 27 और 28 नवंबर 2025 को आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष के संवाद का विषय रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अक्टूबर 2025 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक क्लेवर डे आई ऑर्डर नेशनल डू मेरिट नाइट ऑफ द नेशन ऑर्डर मेरिट नेशनल फिटनेस एंड वेलनेस कॉन्क्लेव 2025 के दौरान मुंबई यानी महाराष्ट्र में किन हस्तियों को फिट इंडिया आइकन के रूप में सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए रोहित शेट्टी, हरभजन सिंह और साइना नेहवाल, ये ऑप्शन बी विराट कोहली, पीवी सिंधु और राजकुमार हिरानी, ये ऑप्शन सी अक्षय कुमार, MS धोनी और मैरी कॉम, ये ऑप्शन डी दीपिका पादुकोण, कपिल देव और नीरज चोपड़ा। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है रोहित शर्मा, हरभजन सिंह और साइना नेहवाल। 1 नवंबर 2025 को युवा मामले में खेल मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मुंबई यानी महाराष्ट्र के द ट्राइडेंट होटल में आयोजित नेशनल फिटनेस एंड वेलनेस कॉन्क्लेव 2025 के दौरान प्रसिद्ध हस्तियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर बॉलीवुड के फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी, वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर हरभजन सिंह और ओलंपिक पदक विजेता साइना नेहवाल को फिट इंडिया आइकन के रूप में सम्मानित किया। यह पहल फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा देने और युवाओं में स्वास्थ्य, फिटनेस और खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से किया गया। तो ये रही आज की कुछ मुख्य खबरें जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही काम आने वाली हैं। तो चलिए इसी के साथ में आज की
आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।